तमाशा ईद स्पेशल के साथ फात शहबाज खान, दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से, लाहौर न्यूज़ की जानिब से सारे देखने वालों को ईद की खुशियाँ मुबारक। और पाकिस्तान की ऐसी फनकारा कई दहाइयों से सुपरस्टार हैं स्टिल, और इनके गाए हुए फिल्मी गीत हों, ज़ाती कंपोजिशंस हों या दीगर सारे गाने हों, उन्होंने तहलका मचाया हुआ है। वालिद साहब से सीखा, भाई जो थे पवन साहब वो शायर बड़े क्लास के, और सबसे बढ़कर के ख़ुद भी कंपोजिशन जो है, और घराना अगर देखें तो वो रिदम का शहनशाह कहलाता है। और जो जिन फनकारा के साथ मैं खड़ा हूँ आज, और इनकी मेहरबानी की ये तशरीफ़ लाई हैं और ईद पे हमारे व्यूअर्स के लिए ये परफॉर्म करेंगी। आप ये देखें कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब से दाद मिली, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब से दाद मिली, और मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा ने इनके थोड़ा सा रक्स करते हुए इनके हाथ पे इनकी खिदमत में जो है वो पैसे पेश किए। मलकत जी ने इस तरह से वो अपकमिंग स्टार्स का हौसला भी बढ़ाते थे और उनको प्यार भी देते थे, और ये उनकी शुभकामनाएं देने का, ब्लेसिंग्स देने का और रिगार्ड देने का तरीका है। शबनम मजीद साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वन एंड ओनली। बहुत शुक्रिया शबनम जी आपका, आप तशरीफ़ लाई, आपको बहुत सारी ईद की खुशियाँ मुबारक, और लाहौर न्यूज़ पे आपका खुश आमदीद। आपको बहुत शुक्रिया, इतना अपने मोहब्बत यहाँ आपने अपनी दिखाई है और तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। आपकी मेहरबानी है, आपकी ज़रा नहीं, आप इसी काबिल बराजमान हो जाइए प्लीज़ अपनी सीटों पे। और व्यूअर्स जो हैं वो कहीं जाएंगे नहीं, तिक्के कबाब तो वो खा ही रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ बैठे रहिए, और मैडम साहिबा से जो है, शबनम साहिबा से गुफ्तगू का बाकायदा हम आगाज़ भी करते हैं। वेलकम आपको कहेंगे। ये सफ़र का आगाज़, इंस्पिरेशन, ये सवाल हर शो में आपसे पूछा गया होगा, लेकिन आपको पता है कि ये तशनगी ऐसी है कि ये बुझने का नाम ही नहीं लेती। और जिन्होंने आगे आना है इस फील्ड में, को अपकमिंग स्टार्स और बाकी लोग जो आपसे सीखते हैं, जिनकी आप इंस्पिरेशन है, उनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, ये खोजना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी कौन थे इंस्पिरेशन, कहाँ से ये सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? फ़ायज़ साहब, मैंने ना चाइल्ड स्टार से स्टार्ट किया। हाँ जी, एज अ चाइल्ड स्टार। और ये सफ़र जो था ना मेरा स्टार्ट हुआ टेलीविज़न का, वो मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम में भी बता देती हूँ। स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था नात ख़्वानी का, उसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। उसको पीटीवी ने कवर किया। उस वक्त अब्दुल अजीज़ साहब होते थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, रिश्मा प्रोग्राम करते थे बच्चों का। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं बच्चों का प्रोग्राम करता हूँ, तो तुमने बड़ी अच्छी नात पढ़ी है। तो आपकी क्या होगी उस वक्त, किस क्लास में थे आप? मैं 7 साल की थी उस वक्त। ओह, बहुत छोटे। और उन्होंने कहा बेटा आप मेरे प्रोग्राम में आओगे तो नात पढ़ना या कोई ऐसे कोई गीत। तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई ये सोच के कि मैं टेलीविज़न में आऊँगी। मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने पहला प्रोग्राम जो था रिश्मा में किया, और मैंने पहली नात ही पढ़ी थी, लप्पे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं। और इस तरह से फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के प्रोग्राम से करते करते करते, अच्छा उसमें बच्चों के प्रोग्राम से शुरू में हुई, और फिर इस एज में आ गई कि ना बच्ची लगती थी ना बड़ी। तो फिर मेरे भाई वहीद पवन वो लिखते थे, बहुत अच्छे शायर थे, कंपोज़र भी बहुत अच्छे थे, सिंगर भी बहुत अच्छे थे। हमारे वालिद साहब की तरफ से ही हमें सारा गिफ्ट मिले थे। वालिद साहब भी कंपोज़र थे, ए मजीद के नाम से उन्होंने बहुत काम किया तोफ़ैल फ़ारूकी साहब के साथ। फिल्म में उनकी जो थी उनके क्रेडिट पे चंद चौधरी दा मुफ्त बर चूड़ियाँ, बहरूपिया, मैंने का जुर्म किया, माजिदी जटी। तो वालिद साहब ने फिर जो कुछ उन्होंने सीखा था मुबारक अली ख़ान साहब से, अपने बड़ों से, उन्होंने फिर मुझे पहले तो इब्तदाई जो मौसीकी की तालीम थी वो मुझे घर से ही मिली। अच्छा, यानी कि पहले असातिज़ा में सबसे पहले वालिद? जी, वालिद साहब का नाम? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर जो वहीद भाई थे मेरे, उन्होंने मेरे लिए गाने लिखे, जिसमें वो माँ बाप के हवाले से बहुत खूबसूरत गाना था कि मैनू बाबला तेरे जहा प्यारा कोई नहीं, सोना माँ वांगू जगते नज़ारा। अरे 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 अरे, क्या बात। हुंदे होर भी ने दुनिया च सज्जण प्यारे, इस जग विच होर भी कई लखां ने सहारे, पर माँ बाप वर्गा सहारा कोई नहीं। क्या बात, खूबसूरत, बहुत प्यारी लाइन। तो उसके बाद फिर ये जब मैंने बच्चों के प्रोग्राम किए और फिर बड़ों की लिस्ट में मेरा नाम शामिल हुआ, तो पीटीवी का अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हुई, और उसमें मेरे साथ मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी आबिदा परवीन जी, नाहिद अख्तर, नैयरा नूर। वो उन दिनों देखें, उनका स्टारडम देखें जी, और आज तक सदाबहार हैं। हाँ जी, और उसमें एक बिल्कुल यंग
लड़की का नाम शामिल हुआ था। और फिर मैंने वो PTV अवार्ड लिया भी। फिर दूसरा PTV अवार्ड मैंने PTV सुप्रीम अवार्ड भी मैंने विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो PTV के साथ मेरी बड़ी एफिलिएशन और आपकी यादें, और समझ लें कि वो मेरा एक जैसे माँ का घर होता है कि वहाँ से मैं चली हूँ। और फिर रेडियो पाकिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने बहुत काम किया। उस्ताद नज़र हुसैन साहब के साथ काम करने का भी मौका मिला मुझे। क्या बात, क्या बात। और वो मेरे उस्ताद का दर्जा रखते हैं, हमसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ, सीखने को भी बहुत कुछ मिला। इस तरह से बस आहिस्ता आहिस्ता फिर जो मेरा अगला जो था ना फिल्मी कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और उसमें देखिए कितने माइलस्टोन है आपके पास और कितना। और मैं समझती हूँ कि आया सब जब अल्लाह ताला ने आपको नाम देना होता है, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना देते हैं। तो जब मैंने PTV का अवार्ड था, उसकी तकरीब में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, क्या बात, क्या बात, वो तशरीफ़ फरमाते, उन्होंने वहाँ मुझे सुना। और अहमद शाह साहब को कहते हैं, हमारे बड़े अच्छे कंपोज़र हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। उनके साथ भी मैंने फिल्म्स के लिए बहुत काम किया है। अहमद शाह बहुत बड़ा नाम है मौसीकी की दुनिया में, बेशक, फिल्मी दुनिया में। बेशक। उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम्हें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बुलाया, तुम बड़ी लकी हो। तो मैंने कहा, भाईजान वो तो कवाल है, उन्होंने मुझे क्या कहना है। कहते, बेटे वो बहुत बड़े अच्छे मौसीकार भी हैं, तुम जाओ। कंपोजर देखे ना उनकी कंपोजिशंस, तुम सिर्फ ये मत सोचो दुनिया कि मानती है उनकी कंपोजिशंस। अच्छा, खैर मुझे इतना उस वक्त आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं गई, और अब देखें ये रास्ते कैसे अल्लाह ताला बना रहे। जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने उस दिन तुम्हें सुना है, बहुत अच्छा तुमने गाया। नुसरत फ़तेह अली खान साहब से दाद लेना जी, मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि ये किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं है, जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है। नहीं, आपको देखें, इधर तो मैं और आप डिस्कस नहीं करेंगे कि कितने कितने बड़े फनकारों को कहाँ कहाँ से दाद ना मिली और गाते रहे पूरी पूरी रात बैठ के। बहुत सारे भरी पड़ी है दास्तान हमारी। लेकिन ये देखें आप, ये मैं समझती हूँ कि मेरी ये खुशनसीबी है कि उनसे मोहब्बत मिली। बल्कि उनके साथ फिर मैंने काम भी बहुत किया। खान साहब ने फिर मुझे जब बुलाया, खान साहब ने कहा, बेटा कुछ सुनाओ। अब मैं अपनी तरफ से मुश्किल चीज़ें उनको सुना रही हूँ कि वो मुझसे। क्या सुनाया आपने, पे कुछ याद है? ऐसी गज़लें सुनाई होंगी उस वक्त में, लेकिन जो उन्होंने मुझे गवाया, उन्होंने मुझे याद कराई, वो मुझे अभी तक याद है। खान साहब कहते हैं कि बेटा ये कहो। मेरी सारा गाने सुनने के बाद मुझे कहते हैं, अब ये कहो ज़रा। और उनकी अपनी कंपोजिशन थी। खैर वो मैंने कहा, खान साहब ये मुश्किल है, ज़रा 2-4 दफ़ा आप कहें। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़े शफ़क़त से बात साथ लेके चलते रहे। हाँ जी, मुझे उन्होंने वो याद कराई, वो मैंने की। फिर खान साहब ने पूरा एक एल्बम जो है अपनी कंपोजिशन में मुझसे गवाया, जो कि अभी रिलीज़ हो चुका है UK से, हाईटेक एक कंपनी है वहाँ से। तो अच्छा, अब देखें अगला मेरा जो फिल्म का जो था, वो कैसे मुझे ब्रेक थ्रू मिला कि खान साहब का एक गाना जो कि रियाजुर रहमान सागर साहब ने लिखा हुआ था। रियाजुर रहमान सागर साहब, ये 95-96 की बात करी मैं। उन्होंने वो गाना जाके रॉबिन घोष साहब ने कुछ 40 साल के बाद फिल्म की, जिसका नाम था जो डर गया वो मर गया। ठीक है। तो ये गाना रियाजुर रहमान सागर साहब ने उनको जाके सुना दिया, क्योंकि उनकी फिल्म के गाने वो लिख रहे थे। जब उन्होंने कहा कि ये देखिए नई लड़की आई है, तो इसका ज़रा गाना सुने। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए मैंने कंपोजिशन के लिए लिखा था, और खान साहब ने उस लड़की से गवाया, तो उसको आप सुने ज़रा। रॉबिन साहब ने बुला लिया मुझे। मैं जब गई तो रॉबिन साहब कहते हैं, बेटा ये कहो कंपोजिशन। जब मैंने वो गाई तो वो बड़े खुश हुए। और जब हम स्टूडियो में गए उसकी, क्योंकि ओपनिंग में मेरे गाने से हो रही थी उस फिल्म की, तो इकबाल कश्मीर साहब कहते हैं, अरे ये इतनी छोटी सी बच्ची को कहाँ से आप उठा के ले रहे हैं, इतनी पतली सी, आगे अतीका उर्दू है भाई। अरे 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 कहते हैं, इसकी फिजिक ना देखो, इसकी एज ना देखो, इसकी आवाज़ को देखो, आवाज़ मैच्योर है। तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए इकबाल कश्मीर साहब, डायरेक्टर थे इस फिल्म के। उन्होंने कहा, नहीं आप इससे गवाएं, यही गाएगी। और रॉबिन साहब ने कहा, यही गाएगी। हाँ, रॉबिन घोष साहब ने 3 गाने मेरे किए, उसके बाद वो उन्होंने फिल्म छोड़ दी, उनकी आपस में वो बनी नहीं। फिर उस फिल्म को 4-5 कंपोजर्स ने कंप्लीट किया। अमजद बॉबी साहब ने, आमिर मुनव्वर साहब और ताफ़ो साहब ने। तो वो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उसका जो मेरा गाना था वो सुपर डुपर हिट हुआ। ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। और अभी तक सदाबहार है वो। हाँ जी, PTV पे वो टॉप 10 पे चलता रहा। उस पर मुझे लक्स अवार्ड भी मिला। तो मैं यहाँ पे अपने प्लीज जो है, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत खूब, फैंस और फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको मैं उनकी नज़र ये करती हूँ आज ईद के मौका पर
अता और, कीजिए। जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुन, हाँ सुन, ओ हवा, सुन, हाँ सुन, ओ घटा, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। सही बात, बहुत अच्छा। तो यहाँ से ये शुरुआत थी बेसिकली फिल्म के लिए। ये और उसके बाद फिर तो फिल्म के जितने भी उर्दू थे फिल्मी दुनिया में, फिल्मी करियर में आपके दिल के नज़दीक, ये तो खैर अभी तक सदाबहार है, अभी तक उसी तरह ही, क्योंकि कॉम्पोजिशन और आपकी आवाज़ ने जो इसमें जादू किया वो तो फिर सारी उम्र रहेगा। तो और कौन सा गीत फिल्मी गीतों में जो आपके दिल के बड़े करीब रहा? जो आपके अपने फेवरेट गीतों में भी कुछ चीज़ें फेवरेट होती हैं जी होती हैं, जो आप खुद से गुनगुनाते रहते हैं, उसका मज़ा लेते रहते हैं, वो वैसे तो कौन फिल्म सा है? के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे समझती हूँ कि ये भी मेरी गुड लक है कि पाकिस्तान में जितने भी उर्दू मूवीज़ पहले बन चुकी हैं उसमें जितने भी डायरेक्टर्स, कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। उसमें अगर ज़ेबा बख्तियार ने फिल्म की बाबू, उसमें मेरे गीत, शिमी मारा जी की कौन बनेगा करोड़पति, लव 95, उसमें भी मैंने गाने गाए। उसके बाद शान की फिल्म थी गन्स एंड रोजेस, उसमें भी मैंने गाने गाए। मूसा खान थी, उसमें भी मैंने किए। तकरीबन समझ लें कि जितने भी डायरेक्टर्स थे उस वक्त के, उस दौर में, उन सब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और हर फिल्म का एक आध गाना जो है वो ज़रूर हिट सदाबहार निकला। सदाबहार इसमें तो सारे ही मुझे मेरे बड़े दिल के करीब है, क्योंकि जो आपको आपका नाम करते हैं, जिससे आपको लोग प्यार करते हैं, जिनकी वजह से वो आप गाने सारे आपके दिल के करीब होते हैं। शबनम जी, इसका मूड से कितना गहरा ताल्लुक है? फ़र्ज़ करें आपने कल किसी फिल्म के गीत के लिए जाना है और मूड ही ख़राब है और कंपोज़र अपना काम कर बैठे हैं, ऑर्केस्ट्रा सारा रेडी बैठा है, ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है? बहुत ज़्यादा। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ मूड आड़े आया हो कभी? अच्छा, मैं आपको अपनी मुझे नहीं पता, होता तो है ऐसे, मूड पे डिपेंड करता है। ये काम ही ऐसा है कि रूह आके लगी तो आपका फील ही नहीं आ सकता है ना, मूड अगर थोड़ा मिस है। लेकिन मेरे साथ एक रहा है हमेशा से कि अगर मेरा मूड ख़राब भी है तो मैंने अपना काम जाके ना सही किया है, और वहाँ मेरा मूड जो भी था वो मैं मैंने उसको वहाँ पे माइनस कर दिया है, और मैंने वो उसको फोकस किया कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं भूल चुकी हूँ उसको कि मूड मेरा ख़राब है। आपकी अपनी प्लेलिस्ट जो है उसमें आपके सारे करियर में कौन शख्सियात, कौन बड़े नाम जो हैं वो ऐड रहते हैं और उन्हीं के गीत आप सुनते रहते हैं, उन्हें ट्रिब्यूट भी देते रहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूरजहां जी, महनाज जी, ग़ुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब। मलका तरन्नुम साहिबा से मुलाकातों का कोई अहवाल, कोई याद है आपको? कोई बातें ऐसी? मैं एक प्रोग्राम था पंजाबी, गीत बहार जी, प्रोग्राम का नाम था, उसमें ट्रिब्यूट पेश किया जाता था कंपोजर्स को जी। उसमें एक गाना था, रब जाने सानू ते तू मार सुटिया शालाब जवानी वाले। वाह वाह। तो वो मैं उस वक्त, क्योंकि बिल्कुल मेरा स्टार्ट था और मैं शानूर स्टूडियो में तब गई, तो मैडम नूरजहां जी खड़ी थी वहाँ पे, तो उनसे छुप के ना मैं एक साइड पे, तो मैं निकलने लगी, तो वो कहती हैं इधर आ, मैं तेन पछाण लिता है, तू गाना गाया बड़ा चंगा, तू गाना गाया, ते तू तेनू ऐ नहीं पता कि जो कोई वड्डा सीनियर खलोता हुए तू सलाम करीदा। मैं क्या मैडम जी, मैं तो आपसे डर गई कि आप जो अगर कोई अच्छा गाए तो आप उसको मारती हैं। तो अरे वाह वाह। मैं बच्ची थी, वो बड़ा हंसी कि नहीं ले मैं क्या बात है यार, क्या बात। वाह वाह बेटा, मैं उनको कुछ कहती हूँ जिनको कुछ नहीं आता और वो मैडम बन के बैठ जाती हैं, उनको मेरे साथ उनके साथ मेरा होता है, तो तुम तो मेरी बच्ची हो। फिर मुझे वो ले गई अपने, उनके बेटे का घर था अकबर रिजवी साहब का, उनके घर में ले गई। तो मैडम यास्मीन साहिबा और रिजवी साहब भी जो थे उनके हस्बैंड,
वो भी बैठे थे, तो मुझे कहती हैं कुछ सुनाओ। तो उन्होंने दो अपने म्यूजिशियन उनके हमेशा उनके साथ होते थे पास, तो उन्होंने उनको बुला लिया, भाई शबनम कुछ सुनाए। तो मैंने मैडम जी की कुछ चीज़ें इनको सुनाई। सन कौन सा था, ईयर कौन सा होगा, अंदाजा है कोई? मैं ताकि एग्जैक्ट एस्टीमेट इस वाक़े को कर सकूं कि कब की बात होगी अंदाज़न। आइडिया मुझे कुछ नहीं है, लेकिन जब उस्ताद नज़र हुसैन साहब की गज़लें मैडम जी गा रही थी, ओके, ये उस दौर की बात। ओके ओके। तो मुझे उन्होंने ना मैंने उनको कुछ चीज़ें सुनाई, तो मैडम जी ने ऐसे हाथ में पैसे रखे, तो ऐसे डांस करते करते तो मुझे वो पैसे दिए, और मुझसे बड़ी उन्होंने मोहब्बत की। भाई वाह वाह वाह, वही सुभान अल्लाह। खैर मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। क्या बात। और मैं इस तरह की ना बातें पैसे कितने थे? अक्सर देखिए पैसे इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन देखे देख कौन रहा है वो हाँ वो तो एक चवन्नी दें वो उनकी तो मोहब्बत थी कि वो के मुझे वो बच्ची समझ के कि ये बच्ची इतनी बड़ी दाद और ओके, इतनी हाँ, बड़ी, क्या ये बात, छोटी क्या सी बात बात, नहीं है। क्या बात। और उस वक्त मेरे घर में ना ये मोबाइल तो होता नहीं था, घर का फ़ोन था, तो मुझे उन्होंने नंबर दे दिया अपना, वो जो ट्र घुमाते थे डायल अप। बार बार ना बच्ची थी, तो मतलब मैं उनको बार बार उनको कॉल कर देती, मैडम जी, तो उन्होंने मुझे कैसे डालना, बेटा मैं अभी मेकअप कर रही हूँ तो बाद में कर। फोन बंद कर दे। अब मुझे हंसी आती है वो बातें सोच के, लेकिन मेरी मोहब्बत उनके साथ ऐसी थी। तो ये आप हफ्ते में कितनी की दफ़ा मैडम को कॉल मिला लेते थे? नहीं, ये मुझे खैर याद नहीं, लेकिन मुझे इतना थोड़ा याद है कि मैं उनको। आपकी एज उस वक्त कितनी होगी अंदाज़न? मैं उस वक्त 6ठी क्लास में पढ़ती थी, एज आप हिसाब लगा। ओह माय गॉड। और एक अभी अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, अच्छी मियाँ, वो मैडम जी के साथ हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे कहना, अगर वो प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो भी हंसेंगे इस बात पे, तो मैडम जी ने कहना मुझे, जब मेरी बात होनी तो कहना कि बेटे अच्छी मियाँ को ढूंढ के तो मेरा बेटा उसको कहो कि बीबी बुला रही हैं, बीबी कहते थे वो। तो मैं जब टेलीविज़न पे आना तो अच्छी मियाँ जो हैं वो अक्सर उस पर हुआ करते थे, उसको क्या कहते हैं, सुरमंडल में तो प्रोग्राम में आते थे वो। तो मैंने उनको कहना कि आपको ना मैडम जी की कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे कहना खुदा के वास्ते बेटा मैडम जी ना दसी कि मैं तेनू मिलिया। अब इसमें क्या रास्ता मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। बहुत खूब। और इस वक्त वो यकीनन हंस रहे होंगे, और अब उनको डर भी नहीं है क्योंकि मैडम जी तो है नहीं, उनको तो अगर उनको पता भी, लेकिन देखिए मैडम जी का फन जो है वो उसी तरह, और कितनी इंस्पिरेशन है वो, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। क्या तो ये तो मैंने दाद की आपने बात की और मुलाकात की बात की, ये भी मुझे एजाज़ हासिल है कि मेहंदी हसन साहब के साथ भी एक मुलाकात मेरी बहुत अच्छी रही। वो बताइए मुझे। जब रॉबिन घोष साहब के साथ फिल्म कर रही थी ये, तो उसमें डुएट था, डुएट नहीं था, यानी कि एक वर्जन उनका था, एक वर्जन कि उसमें नदीम साहब एक जगह बीमार होते हैं, पहले वो अपनी बेटी के लिए लोरी गाते हैं। जब वो बीमार होते हैं और उनकी आंखें बंद नहीं हो रही थी उस फिल्म में, तो वो डॉक्टर कहते हैं अगर इनकी आंखें बंद ना हुई तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो इसकी मदद के लिए फिर मेहंदी हसन साहब ने वो बच्ची आंखें बंद करने के लिए रोल प्ले किया? नहीं, उन्होंने तो गाना गाया था ना मेहंदी उनके नदीम साहब के लिए, जो अपनी बेटी के लिए वो गाते हैं। तो जो बच्ची का सॉन्ग था वो मेरी आवाज़ में था, और उसमें मुझे जब मेहंदी हसन साहब उसमें मुलाकात हुई तो मुझे कहते हैं कि बेटे ये कहो, उनकी बड़ा खूबसूरत गाना था, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। अच्छा, आपसे कहा कि आप भी कहें? एक लाइन थी कि ये कहो, लाइन थी प्यार भरे दो शर्मीले साथ अगर थोड़ा सा आ जाए एक सेकंड के लिए आए। नहीं, वो मैं सिर्फ बताने के लिए, वो एक छोटी सी एक जगह है ओके जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई जाने लो क्यों मुझसे शर्माए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, ये जो जगह थी ना, जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने जो उन्होंने कहा मैंने कह दिया। तो रॉबिन साहब को कहते हैं कि रॉबिन भाई मैं क्या बताऊं कि अल्लाह ताला ने इसके गले में क्या क्या डाला हुआ है। ये भी कोई मेरे लिए कोई लफ्ज़ जो हैं वो कम नहीं थे। बहुत खूब। तो मैं समझती हूँ कि उस दौर में मुझे ये मौका मिल सका। अब तो देखे ना, अब तो वो दुनिया गजल से भी आपको दाद मिले। हाँ जी, ये तो छोटी सी बात है। इसके बाद सनद क्या रह जाती है, बताइए। और ये मेरे दिल में है सारी चीज़ें, मैंने कभी ये चीज़ें शेयर नहीं की टेलीविज़न पे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं लो जी वो तो अब है नहीं, ये क्या अपने पास से पता नहीं गप्पे लगा रहे हैं, ये क्या करें। लेकिन ये मेरे दिल को पता है, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मुझे इन लोगों से मोहब्बत मिली हुई है, इसलिए मैंने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी कि मैं शेयर करूँ इन चीज़ों को। तो ये वो मेरे, आपका बहुत शुक्रिया कि आप ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाई हैं और आपने बताया है। कहाँ देखे ना, अभी थोड़ी देर पहले
नुसरत फ़तेह अली खान साहब का आप जिक्र फरमा रही थी, जी और जिस तरह दाद उन्होंने दी, फिर उनकी कंपोजिशन पे आपने जिस तरह काम किया, जी बिल्कुल। और वो तो कुछ कंपोजर्स इतने बड़े होते हैं कि तो कहाँ की कहाँ चीज़ें चले जाती हैं, फिर आपको पता है। अच्छा, एक गाना बड़ी मज़े की बात बताने लगी हूँ कि जिस गाने से मेरी पहचान हुई थी उसको मैंने विद क्लिक पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया। वी चैनल चार्ट में 40 टॉप में इंग्लिश गानों में, जिसमें माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, विटनी ह्यूस्टन, बहुत सारे सिंगर्स थे। क्या बात। उसमें मेरा उर्दू गाना शामिल हुआ जिसमें इंस्ट्रूमेंट रिमिक्स किए थे बाली साबू, जो कि इंडियन कंपोज़र हैं। उन्होंने इसमें इंस्ट्रूमेंट रिमिक्स किए, तो ये वी चैनल चार्ट में 40 टॉप में 1 साल नंबर 1 रहा था, उर्दू गाना। थोड़ा अता कर देंगी अगर जी पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर पॉसिबल है तो प्लीज़। फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, जिस शख्स ने कांटों पे, जिस शख्स ने कांटों पे एक उम्र गुजारी है, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान तुम्हारी है, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। इतने बड़े स्टार आपके साथ बैठे हों तो किचन में जल जाती हैं चीज़ें, कबाब रखे हों, कुछ फ्राई रखा हो, एयर फ्राई हो रहा हो, वो आप किचन में एक नज़र लगा लें। मुझे कोई लग रहा है कि कुछ जला ना लीजिएगा, किरकिरी ना कर लीजिएगा ईद का मज़ा। तो शॉर्ट ब्रेक आपके लिए ले रहे हैं कि आप एक किचन का चक्कर लगा के वापस आ जाएं। शॉर्ट ब्रेक। शबनम जी इधर ही हैं, हमारे पास ही हैं, आप वापस आइए और साथ रहिए हमारे। फिल्मी करियर या दीगर जो आपने अपनी कंपोजिशन खुद भी कंपोजिंग कीजिए आपने? अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम भी किया, और तकरीबन जितने भी कंपोज़र्स हैं सबके साथ ही काम किया। 7 साल की एज से शुरू हुई हूँ, अब मेरे अपने बच्चे 7 साल के डबल हो चुके हैं 7 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज़ का। और वैसे भी ये चीज़ें जो है ना मुझे विरसे में मिली है, मेरे वालिद बच्चों साहब में की तरफ गया से। ये फन आगे, उनकी ट्रेनिंग कोई जी हुई? बिल्कुल, मेरा बेटा है मोमिन अली वाजिद, और वो माशाल्लाह अच्छा गा रहा है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको ढेरों कामयाबियों से नवाजे और वो पाकिस्तान का और अपने माँ बाप का नाम रोशन खुद करे। सिखाया जी उन्हें आपने? ये देखिए, ये गॉड गिफ्ट होती हैं चीज़ें, ये सीखना तो पड़ता है, लेकिन आवाज़ जो है ये अल्लाह ताला की देन ये है। कब घर में पता चल जाता है कि बच्चा गिफ्टेड है? कब अच्छा, अंदाजा हो पता जाता तो है? होता नहीं, जब बच्चा गुनगुनाता है या कभी कुछ ऐसी अस्थाई नहीं तो या वो कुछ 10-15 साल गुनगुनाया ही ना तो वो फिर उसकी अपनी मौज है। वैसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊं, जो टैलेंट होता है ना वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, वो नज़र आता है। हाँ, क्योंकि जहाँ पे, आपकी टिल्ट टेंडेंसी क्योंकि हमारा स्टूडियो अपना है, मेरे हस्बैंड जो हैं उस्ताद वाजिद अली ताफो, रिदम मास्टर हैं, क्या बात है जी, क्या बात। किंग ऑफ रिदम कोई शक के नाम कोई से शक। मेरे जो बहुत मुस्तनद नाम। फादर इन लॉ बहुत हैं, बड़ा नाम। माशाल्लाह उनका पूरी दुनिया में नाम है, ताफो साहब। क्या बात, क्या बात। रिदम के हवाले से तो वो घर में, क्योंकि हमारे सारा म्यूज़िक ही होता रहता है, तो फिर बच्चों ने वो करना ही करना है, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाए या गाए, वो बच्चों ने का टैलेंट जो है वो सामने नज़र आ ही जाता है। तो इस तरह से वो बच्चा जो था, वो जब छोटा सा था, मेरे ख्याल में 8 साल का था, जब उसने डेस्पासितो गाया था मोमिन अली ने, हाँ हाँ, तो वो बेशक, बेशक। टेलीविज़न पे भी मुख्तलिफ क्या चैनल्स पे बात, उसको मैंने क्या गवाया, लेके सामने गई। अभी माशाल्लाह वो 15 साल का हो गया, 16वें साल में जाने वाला है। वाह वाह वाह। और अभी माशाल्लाह उसके 100 के करीब गाने होने वाले हैं, जो उसने खुद से बजाए हैं कीबोर्ड पे और खुद से रिकॉर्ड किए हैं और यूट्यूब पे डाले। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपकी शबनम जी एक गज़ल थी, वसी शाह साहब बहुत बड़े शायर पाकिस्तान के, मुस्तनद नाम है, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। हाँ जी, ये भी मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने शाहजी से गवाया भी है और उन्होंने बहुत अच्छा गाया। शाहजी सिंगिंग करते हैं जी?
शाहजी सिंगिंग नहीं करते, लेकिन उनसे गवाया है। और आपने ट्रेनिंग दी, आपने उन्हें? मैंने उनको कंपोजिशन जो थी वो याद कराई, और उन्होंने इतनी अच्छी गाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। कंपोजिशन जो है अपनी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करती जी हूँ। प्लीज़ प्लीज़। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरी हूँ, मुकम्मल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। तो हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो। इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरी हूँ, मुकम्मल कर दो। अपने एहसास से छूकर। भाई बहुत खूब। देखिए Thank ये you. कलाम भी उन्होंने कमाल लिखा है और इसकी कंपोजिशन बहुत कमाल है। फिर शुक्रिया, आपने thank you जो so much. गायकी का इसमें रंग भरा है तो ये बड़ा सदाबहार आपका है। देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर और यही देखें ना, ये वर्सटैलिटी की आपकी देखें कितनी प्यारी चीज़ है कि आप प्लेबैक में भी नाम कमाया और इस कदर ब्रेक थ्रू जी, दिए और इस अल्हम्दुलिल्लाह। कदर बड़े बड़े काम आपने किए। उसके और- अलावा मैं समझती हूँ कि अगर आपको अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करने का मौका मिले, आपका स्कोर अच्छा हो, तो ये भी आपकी गुड लक होती है। अब जैसे शोएब मंसूर साहब, क्या बात, बहुत बड़ा क्या नाम बात, है क्या हमारा। बात। उन्होंने एक गाना कंपोज, आपको पता है ना वो कंपोज़र भी हैं, बेशक। तो उन्होंने कंपोज किया था अनारकली का एक हाँ, सॉन्ग, हाँ। और वो मुख्तलिफ चैनल्स पे आपने सुप्रीम इश्क के नाम से वो सुपरहिट गया था वो, तो आपको पता है। देखा था। तो उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट भी किया और कंपोज भी किया, और वो भी मेरे हिस्से में आई कंपोजिशन, ये भी मेरी गुड लक है। फिर उनकी फिल्म थी बोल, उसमें एक ठुमरी थी पीलू में। खैर उन्होंने मुझे कहा कि कोई ठुमरी शबनम याद है, मैंने उनको ठुमरी सुनाई, फिर उन्होंने उसी ठुमरी से लेके उस गीत को किया। तो मैं वो थोड़ी सी यहाँ पे वो प्लीज़ प्लीज़। सिया बोलो तिनक मुझसे रहा भी न जाए, सिया बोलो रहा भी न जाए, दुख सहा भी न जाए, सिया बोलो। तो ये जो था पीलू, इसमें फिर उन्होंने जब इस गीत को उसमें रंग दिया तो वो था तिनक मुझसे रहा भी न जाए, सिया बोलो रहा भी न जाए, दुख सहा भी न जाए, सिया
क्या जानू बत्तियाँ लागो मोरी छतियाँ काना प्रेम रस घोलो सिया बोलो। तो यहाँ से फिर वो गाना था, सिया बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए, सिया बोले न बोले हमसे, हम तो हारे हुए हैं हमें और न सताए, अंधेरों मिला के कोई पास तो बधाए, सिया बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए, सिया बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। और आपने इसकी जो हिस्ट्री साथ बयान की है ना, जी। कि ये ठुमरी से बात उसकी कुछ गीत तक पहुंची, गीत तक पहुंच गई और उसकी कुछ चीज़ें, क्या क्या बात है। अच्छा, ये कंपैरिजन बड़ा, ये ख़त्म नहीं होता। आप सिंगर हजरात जहाँ भी बैठे हों तो लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, और लता जी का मलका तरन्नुम साहिबा से कंपैरिजन होता है, मेहदी हसन साहब का गुलाम अली साहब से कंपैरिजन होता है। इस तरह की ये चीज़ें आपको भी सुनने को मिलती हैं? फिर क्या जवाब देती हैं आप, क्या कहती हैं आगे? किसी का कंपैरिजन कभी हुआ हो गुलाम अली साहब का या मेहदी हसन साहब का, क्योंकि उन दोनों की अपनी अपनी जगह डिफरेंट है। और जहाँ तक मैडम नूरजहाँ गायिका थी, प्योर जैसे जिसको गायिका कहा जाता है, वो कमाल की। और लता जी की जहाँ तक है बात, क्योंकि वो भी मानती हैं कि मैडम नूरजहाँ, जो उनको दीदी कहती हैं वो, लेकिन जो लता जी का जो स्कोर है, लता जी ने जो उनको कंपोजिशंस मिली हैं, ये जो रिसेंटली, मतलब इससे पिछले उसमें आप चले जाएं, थोड़ा पिछले डेकेड में चले जाएं, रैकेट में चले पिछली जाएं, दहाई में चले जाएं, क्या क्या कंपोजिशंस उनको मिली हैं, क्या क्या उन्होंने, और ऐसा सा उन्होंने गाया खूबसूरत। और जब उनको आप सुनते हैं गीतों को तो आपको सुकून मिलता है। और मैं समझती हूँ कि मौसीकी असल में सुकून का नाम ही है, रूह की ग़िज़ा का आगे से। और जिस गाने में सुकून नहीं है तो वो रूह की ग़िज़ा हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल में। तो बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, कमाल है। गाने में फील बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी गा रहे हैं, आप रोमांटिक गा रहे हैं, आप सैड सॉन्ग गा रहे हैं या खुशी का गा रहे हैं, उसमें वो फील होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है कि, और उसमें सबसे मुश्किल बात जो है वो यहाँ में, जो हमारे माशाल्लाह जो नए गाने वाले हैं उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी है कि वॉइस एक्सप्रेशंस। टेलीविज़न में हम अपने हाथों से एक्सप्रेशन दे के तो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हम ये कह रहे हैं, या फिल्म के में जो हीरोइन होती है वो उसको एक्सप्रेस कर रही है, हाँ एक्सप्रेस कर देती है कि मैं, लेकिन रेडियो पे जहाँ आप नज़र नहीं आ रहे, उस पर आप कैसे बताएंगे कि आप भी क्या क्या इसमें, अगर कोई जैसे कि मुझे संदल कर दो, वो कैसे आप उसको उस फील जैसे को आपने कैसे, पागल को एक्सप्लेन किया है ना, पागल गा को, के ठीक है? एक्सप्लेन तो किया, फिर वो उसमें आपको वॉइस एक्सप्रेशन के साथ, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी वॉइस इतना एक्सप्रेशन टूट के साथ चाहो होंगे। कि मुझे पागल कर दो, जी, वो जो आपने एक्सप्लेन किया वो तो ये बड़े ज़रूरी हैं। ये आप सुन लीजिए, जो नए बच्चे हैं माशाल्लाह, वैसे तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने किसी से नहीं सीखा। तो आपका एक्सप्रेशन सीखना बड़ा ज़रूरी है। आपका एक्सप्रेशन बड़ा रिच था, आपकी अबलाग बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो फिल्मों की ऑफर आपको नहीं कभी हुई कि आप एज एन एक्ट्रेस आ जाएं? और जी, परवेज़ कलीम साहब जो हैं बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं। उन्होंने सबसे पहले मुझे अभी मैं फिल्म का मेरा कैरियर जो था वो तकरीबन शुरू ही था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी एज आ हीरोइन। उनकी वो टेलीफिल्म थी जिसका नाम था ममता का कर्ज, और बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। लेकिन जब मैंने हामी भी भर ली, क्योंकि मुझे जावेद फाजिल साहब उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी इस पे कि मैं करूं। मैंने उनसे कहा हाथ जोड़ के, मैंने कहा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन मैं तो थक गई हूँ देख के कि इतना वेट करना पड़ता है एक्टिंग में कि आप बैठे हैं तो आपका एक शॉट है तो उसके लिए आपको 2-3 घंटे बैठना पड़ रहा है। तो मैंने कहा हम तो सिंगिंग के वो हैं आदि भी हैं अपना काम और जो करते क्या किया कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या आधा घंटा गाना किया। 3 मिनट का गाना है तो वो उस पर रिकॉर्डिंग पे 1 घंटा लग गया या आधा घंटा। तो
इतना छोटे से सीन के लिए इतना टाइम, मैंने कहा मैं माफ़ी क्या चाहती हूँ, मैं नहीं कर अच्छा सकती। एक बात और जो व्यूअर्स को नहीं पता बिल्कुल भी, वो आपसे समझनी है, वो ये कि एक कंपोजिशन बन गई, अब बहुत बड़े कंपोज़र ने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए गाइए, तो ये रिहर्सल्स में कितना टाइम लग जाता है और कितनी देर में सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है कि गाना रिकॉर्ड के लिए रेडी हो जाए, और ये कितना टाइम लगता है, प्रोसेस कितना लंबा है? अच्छा, जहाँ तक ट्यून याद करने का है वो डिपेंड करता है कि जो सिंगर है वो उसका जो पिक का वो है कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका पिकअप कितना स्ट्रॉन्ग है। वो जितना पिकअप स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी जल्दी उसको पिक कर लेता है, उसको ट्यून याद पिक कर लेगा। जी। और जहाँ तक रह गया ऑर्केस्ट्रा का, फिर वो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो गाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, उनको फिर वो कंपोज़र का काम है कि वो उसको बताता है कि 4 बार तुम्हारे हैं, उसमें ये बजाना है, 3 मिनट का गाना है तो उसमें 4-4 बार के होते हैं कि आपने आपके तबले का पोर्शन यहाँ पे आपने इस तरह की बीट बजानी है, और कीबोर्ड को बता दिया जाता है कि आपका इतना अरसे का 4 बार का पीस है या 2 बार का पीस है, तो वो कंपोज़र का काम होता है, वो हमारा नहीं। लेकिन उसमें लगभग तकरीबन मेरे ख्याल में जब हम फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस तरह से, तो वो उस पर टाइम लगता था कि यानी 4-5 घंटे लगते थे, क्योंकि उसमें बहुत ऑर्केस्ट्रा वायलिन्स होती थी काफ़ी सारी, और वो बड़ा एक रौनक भी बड़ी होती थी। अब तो वो वाला सीन ही नहीं है, अब तो एक कमरे में सारा कुछ ही रिकॉर्ड हो जाता है एक ही कीबोर्ड में और लाइव जो है वो तबला और वो सारा रिदम वगैरह होता है। उस वक्त 4-5 घंटे लगते थे इस पे तकरीबन एक गाने पे। अच्छा, ये आपका घराना था, प्रॉपर पीछे से बैक थी, और आप गिफ्टेड भी थे, आगे से बच्चे भी माशाल्लाह गिफ्टेड हैं, तो ऐसे सिंगर्स अभी तक मार्केट में मौजूद हैं, हर मार्केट में, हमारी में ही नहीं, कि जो लाइव परफॉर्म नहीं फिर कर पाते, ये रिस्क नहीं वो लेते? हाँ, देखिए एक जहाँ पे इसमें लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा है और नुकसान भी बहुत पहुँचा है। नुकसान ये पहुँचा है कि जो सही डिज़र्विंग पीपल मतलब आर्टिस्ट हैं, उनको बहुत पीछे कर दिया गया, और जिनको अभी कुछ आता नहीं है उस तरह से, प्रॉपर वो सिंगर हैं भी नहीं, ना उनको लय का पता होता ना सुर का, उनको थ्रू ये कंप्यूटर हेल्प करता है थोड़ी? बहुत हेल्प करता है उसमें प्रॉपर। आपने कभी सुर को ठीक किया ली नहीं, कंप्यूटर की हेल्प ले लेते आप भी? और नहीं, उसमें अभी तो खैर हमने तो सारी जिंदगी विदाउट ये नहीं, ट्यूनर ही गाया लाइव है, ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है, ट्यूनर ही तो विदाउट आप तो लाइव परफॉर्मर हैं, बड़ी बहुत बड़ी। लेकिन अभी देख रहे हैं ये कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है मैडम आपकी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपका ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है। लेकिन आप देखें ना कि अब जो सिंगर जिनको नहीं गाना था वहाँ तो वो गा लेते हैं, वहाँ पे वो दूसरे आर्टिस्टों को पीछे कर लेते हैं जिनका हक होता है, वहाँ कर लेते हैं, लेकिन लाइव में जाके फिर वो ज़ीरो हो जाते हैं। ये ब्रेक बीच में कहाँ से आ जाता है, और इतनी दिलकश बातें। अब प्रोग्राम तमाशा ने जितने भी सिंगर्स के साथ प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत कम हुआ है कि बहुत बातें हुई हों, ज़्यादा सुना है सिंगर्स को, लेकिन ये शख्सियत ऐसी हैं कि इनके पास हर बात को लेकर, हर गुफ्तगू को लेकर पीछे एक किरदार है, पीछे कहानी है, और ये अपनी रवायात के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अपनी रवायात इस मिट्टी के साथ गुंदे रहने और जुड़े रहने का जो इन्होंने रीत निभाई है, वो भी अपनी मिसाल आप है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, वापस आते हैं, इनकी मज़ीद गुफ्तगू भी सुनते हैं, इनके गीत भी आपको सुनवाते हैं। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। तो अब फिर एज ए आर्टिस्ट कहीं अपीयर हो रही हैं आप, कोई ऐसी? जी, एक टेलीफिल्म फाइनली आपने हाँ बोल दी है जी। जुल्फ़कार सियाल साहब हैं, जिनका मैंने अपने बचपन में, यानी मैंने एक प्रोग्राम किया था, रोशन तारा उसका नाम था, जिसमें उन्होंने गीत लिखा था, रेसा रोशन तेसा तारा पेसा प्यारा रोशन तारा। बहुत खूबसूरत लिखते हैं, डॉक्टर जुल्फ़कार सियाल कराची के हैं, डॉक्टर साहब भी हैं वो, और शायर भी बहुत अच्छे हैं। वाह वाह। उस वक्त मैंने उनका गाया था, और अभी भी मैंने उनकी कुछ चीज़ें उनको कंपोज भी करके दी हैं। मेरे भाई वहीद जो हैं, उन्होंने भी एक उनको धमाल जो थी वो उन्होंने सिंधी ज़ुबान में लिखी थी, वो कंपोज करके दी थी। वाह वाह वाह। वो एक टेलीफिल्म बनाना चाह रहे हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि शबनम, मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें मैं उसमें, अब देखें कि मेरे वो बचपन से वो मुझे जानते हैं, जब से मैंने उनका बचपन में एक गाना गाया था, और अब बड़ी हो गई हूँ तो बहुत बड़ी हो गई अब उनकी वो टेलीफिल्म बनाना के एतबार से कह रही हैं। हाँ जी, तो म्यूजिक के नहीं, एज भी ज़ाहिर है उस वक्त से तो बहुत हो गई है ना,
तो अब म्यूज़िक के हवाले से जो एक उस म्यूज़िक की बेस है, समझ लें, ये जो अभी जो एक टेलीफिल्म बनने जा रही है, ओके। जो कि सारा ही राग रागनियों पे बेस्ड है, और इसमें जो एक करैक्टर है वो मेरा रागनी ही का करैक्टर है, और इसमें एक लड़के के ऊपर सारा फोकस है कि वो एक किस तरह से सीखता है और इसको कितना सीखना, ये जितने भी हमारे नए आने वाले उनके बच्चे लिए हैं, लेसन होगा उनके बड़ा। लिए एक लेसन होगा बहुत। कुछ दिन पहले, ईद से कुछ दिन पहले आपका ये एक नंबर रिलीज हुआ, वो धूम मचाई हुई है, उसने ट्रेंडिंग में है, स्टिल ट्रेंडिंग में है, तो वो कोई आप पता अगर कर दें तो क्या बात हो। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे सुनाऊंगी। वैसे तो हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं तनवीर अंजुम, जिनके साथ मैंने ये डुएट किया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो मौजूद नहीं है तो मुझे अकेले गाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।